नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। हम लोग जो मेनलैंड में रहते हैं, जिसमें मैं अपने को भी शामिल करता हूं, हम लोग अपने पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बहुत ही कम जानकारी रखते हैं। हमारे स्कूलों में इन राज्यों के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में ना के बराबर ही बताया जाता था। और आजकल जब 5 राज्यों का जिक्र होता है तो उसमें एक राज्य मिजोरम भी है, जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया में और ना ही सोशल मीडिया या यूट्यूब की चैनल्स पे मिजोरम को लेकर ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो आज इसीलिए मैं बात कर रहा हूं मिजोरम, मणिपुर और मोदी जी, इन तीनों में क्या संबंध है। आने वाले असेंबली के चुनाव के संदर्भ में मैं आपको मिजोरम का कुछ डेटा दिखाऊंगा और फिर मैं बात करूंगा इन राज्यों की, खास करके मणिपुर और मिजोरम की जियोपॉलिटिक्स के बारे में। मिजोरम का इलेक्शन का डेटा दिखाने से पहले मैं जिक्र करूंगा हमारे उत्तर पूर्व राज्यों के गवर्नेंस मॉडल की। और ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि यहां पर भी इन सारे राज्यों को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है हमारे संविधान द्वारा, जैसा कि जम्मू कश्मीर में दिया गया था आर्टिकल 370 के द्वारा। इसी तरह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का स्पेशल स्टेटस उन्हें मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका कारण क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों की पॉपुलेशन ज्यादातर ट्राइबल है। ये लोग यहाँ पर सेंचुरी से, सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं और इनका जो संबंध है वो आसपास के देशों से भी रहा है, खासकर बर्मा से। तो आप मणिपुर ले लीजिए, मेघालय, नागालैंड, ये सारी जगह ट्राइबल पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है। इसीलिए आजादी के बाद जब राज्यों का गठन हो रहा था, उस समय 6th शेड्यूल में ये ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजंस डाले गए कि इन लोगों को किसी तरह से सेल्फ गवर्नेंस दिया जाए, जिससे ये अपने रहने के तौर तरीके और कल्चर को वो प्रिजर्व कर पाए और अपने अफेयर्स वो स्वयं देख लें। अब जैसा कि हर अच्छी स्कीम के साथ होता है, इंटेंशन अच्छे होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, और खास करके जब राजनीति बीच में पड़ जाती है। तो यही हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये 6th शेड्यूल का जो मिस यूज ज्यादा होने लगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें घुस गई और ये एक पॉलिटिकल टूल बन गया। हमारे संविधान के अंतर्गत ऑटोनोमस हिल काउंसिल या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी इन्हें कहा जाता है, इनको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई थी। ये पूरा लीगल सिस्टम इनके हाथ में है। लैंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सैनिटेशन, जितना भी गवर्नेंस चाहिए किसी स्टेट को चलाने के लिए, वो सारी चीजें ऑटोनॉमस काउंसिल्स को डेलीगेट कर दी गई। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स विलेज कोर्ट सेटअप कर सकती हैं, किसी को भी सजा दे सकती हैं। मेरे ख्याल 5 साल तक की सजा ये लोग डायरेक्टली दे देते हैं। और हाई कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन कितना होगा इन हिल काउंसिल्स में, ये वहां के गवर्नर साहब डिसाइड करते हैं। इसके अलावा ये वहां के जो ट्रेडिशनल चीफ्स और हेडमैन है ट्राइब्स के, उनका अपॉइंटमेंट हिल काउंसिल करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये काउंसिल डायरेक्टली फंड्स रिसीव करती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। यानी कि पूरा स्टेट का जो गवर्नेंस सिस्टम है, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, उनको ये बाईपास करते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंतर्गत जितना भी इलाका आता है, वहां से टैक्स कलेक्शन पूरा का पूरा हिल काउंसिल को ही जाता है। जो भी तरह का टैक्स हो, चाहे बिल्डिंग टैक्स हो या व्हीकल टैक्स हो, एंट्री टैक्स हो, वो सारा कुछ इनको जाता है। इनकम टैक्स भी वहां से जो कलेक्ट होता है वो भी हिल काउंसिल को दे दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर
वो इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर सीधे लागू नहीं होते हैं। अगर आप वो चाहें तो उन्हें मॉडिफाई करके और फिर वो लागू कर सकते हैं। तो स्टेट विद इन स्टेट यानी कि एक राज्य के अंदर कई सारे राज्य, ये है हमारी स्थिति नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। तो यहाँ की राजनीति केवल चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से या स्टेट इलेक्शन से, स्टेट लेजिस्लेटर के इलेक्शन से खत्म नहीं होती है। हिल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पॉलिटिकली कहीं ज्यादा एक तो पावरफुल है और उनका रोल यहाँ की राजनीति में कहीं ज्यादा है। आज की तारीख में आसाम में 13 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। 2 बनी थी 51-52 में, उसके बाद 3 1995 में ऐड की गई, एक 2003 में ऐड किया गया, 2005 में 3 और काउंसिल्स बनी और 2020 में 4 नई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनी है। कुल मिलाकर आसाम में इस वक्त 13 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1971 में, तब मणिपुर स्टेट बनी थी। उस समय यहाँ पर 6 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई थी। लेकिन आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ पर मणिपुर में इन काउंसिल्स के इलेक्शंस 2015 के बाद नहीं हुए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का टर्म 5 साल का होता है, जिसके बाद वहां इलेक्शंस किए जाते हैं। मणिपुर केवल एक ही ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में जहां ये इलेक्शन बीजेपी ने नहीं कराए हैं। और आपको मणिपुर का जो इंसिडेंट्स हुए हैं अभी पिछले कुछ महीने में, वो तो आपको अच्छी तरह याद होंगे। मिजोरम में 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। इनका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे दूं क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। इसमें से पहली जो है चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसमें 20 सीट हैं। यहाँ पे MNF वो मेजॉरिटी में है, उसके पास 19 सीट है, बीजेपी के पास 1। लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 25 सीट है, यहाँ भी MNF की मेजॉरिटी है, 20 सीट्स हैं। बीजेपी के पास 1, कांग्रेस के पास 1 और 3 इंडिपेंडेंट है। और तीसरी जो मारर ऑटोनॉमस काउंसिल है उसमें 25 सीट है, वहां पे बीजेपी की मेजॉरिटी है, 16 सीट है, MNF की 5 और कांग्रेस की 4। तो मिजोरम में ग्राउंड लेवल पर भी MNF का स्ट्रॉन्ग होल्ड फिलहाल बीजेपी से काफी ज्यादा है। 2011 के सेंसस के मुताबिक मिजोरम की जनसंख्या 10,91,000 के आसपास थी। इसमें से 95% यानी 95% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और इसी वजह से यहाँ पे जो सीट्स हैं असेंबली में, जो 40 सीट्स हैं, उसमें से 39 आउट ऑफ 40 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हमेशा की तरह आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। मिजोरम के डेमोग्राफिक्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लगभग 87% क्रिश्चियंस हैं। 87.16% ऑफ मिजोरम्स पॉपुलेशन फॉलोज क्रिश्चियनिटी। 8.5% बुद्धिस्ट हैं, 2.7% हिंदू हैं, 1.3% इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं और अन्य सभी रिलीजन मिला के 0.2%। मिजोरम के नेबरिंग स्टेट्स का भी डेमोग्राफिक्स थोड़ा सा समझ लीजिए, जिससे आपको वहां की राजनीति भी समझ आने लगेगी। सबसे पहले तो आप ये राइट हैंड साइड का ये चार्ट देखिए। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का डेटा दिखाया गया है। सोर्स है यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स। इसमें आप देखेंगे तो इन दोनों राज्यों में क्रिश्चियनिटी काफी तेजी से फैल रही है। 1971 में जहाँ पे क्रिश्चियंस केवल 0.7% थे और हिंदूज 22% थे अरुणाचल प्रदेश में, वो 2011 तक आते आते 30% के करीब क्रिश्चियंस हो गए हैं
और हिंदूज 30% से थोड़ा कम है। इसी तरह मणिपुर में 1961 में लगभग 20% क्रिश्चियंस थे, वो आज बढ़ के लगभग 41% हो गए हैं। और हिंदूज जो 61% थे वो घटकर 41% हो गए हैं। अब इस डेटा का मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये कहाँ तक सही है। बट अगर ये सही है तो ये एक तरह का इम्बैलेंस इस एरिया में अब बनता जा रहा है। और जब भी एक पॉपुलेशन में एक तरह का इम्बैलेंस आता है, चाहे वो यूपी में हम उसको 20-80 बोले या नॉर्थ ईस्ट में 10-90 बोले, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज तैयार होती हैं इंटरफियर करने के लिए। तो ये एक राइप प्लेग्राउंड बनता जा रहा है जहां पर इस तरह का पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होना शुरू भी हो गया है और आगे चल के यहाँ पर और तेजी पकड़ सकता है। बाएं हाथ का ये टेबल दिखा रहा है मणिपुर का रिलीजियस कंपोजिशन। ये डेटा मैंने thequint.com से लिया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज ये दिखा रहा है कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम और कितने क्रिश्चियंस हैं। हिंदूज की मेजॉरिटी इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थाउबल और बिष्णुपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू मेजॉरिटी है। 60 से लेकर 74-75% तक। मुस्लिम मेजॉरिटी कहीं नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम थाउबल में है, करीब 25%। उधर क्रिश्चियन मेजॉरिटी कई डिस्ट्रिक्ट्स में है, सेनापति, चूरन चांदपुर, उखरेल, चंदेल और तामेंगलोंग, इन सब जगह क्रिश्चियन मेजॉरिटी है। और ये ज्यादातर हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इम्फाल सेंटर में है, उसके आसपास की पहाड़ी इलाकों में क्रिश्चियन मेजॉरिटी है। अगर आपको याद होगा न्यूज खबरों के जो आई थी मणिपुर के बारे में, उस हिसाब से कुकीज जो वहाँ के हिल्स में रहते हैं वो ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, और हिंदूज इम्फाल जो वहाँ की कैपिटल है वहां पे हिंदू मेजॉरिटी है, वो ज्यादातर लोग मैती से हैं। झगड़ा मैती और कुकीज के बीच में हुआ था। और अभी आपको मैंने बताया था कि मणिपुर में 6 ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं। चंदेल अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 89.5% क्रिश्चियंस है। चूरन चांदपुर, यहाँ पे 93% क्रिश्चियंस है। सदर हिल्स यानी ये सेनापति का रीजन, यहाँ 89% क्रिश्चियंस है। मणिपुर नॉर्थ इसी इलाके में आ जाता है। तमेंगलोंग, यहाँ पर क्रिश्चियंस 96% है, और उखरुल यहाँ पर 94% है। तो ज्यादातर जो हिल काउंसिल्स हैं वो क्रिश्चियन वहां पर मेजॉरिटी है। और क्रिश्चियन मेजॉरिटी का मतलब ये कुकीज इन काउंसिल्स को चलाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे बीजेपी ने 2015 से यहाँ पर इलेक्शंस ही नहीं कराए हुए, तो ये भी वहां पे एक रिजनमेंट का ये कारण बन गया है। चलते चलते एक दो चीजें मैं और इन्हीं खबरों से मैं जोड़ देता हूं। अभी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी को 30 अक्टूबर को मिजोरम जाना था इलेक्शन कैंपेन के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी ये विजिट कैंसिल कर दी और उनकी जगह ये कहा गया कि अमित शाह जाएंगे, और अमित शाह जी ने भी अभी तक कोई डेट दी नहीं है। आज 5 तारीख हो गई है, 7 तारीख को इलेक्शन है, तो अभी कैंपेनिंग तो बंद होने जा रही है। तो बीजेपी की तरफ से कोई भी वहां पर गए नहीं है मिजोरम में कैंपेनिंग के लिए। उसका सीधा सीधा कारण ये है कि वहां पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, 93% लोग क्रिश्चियंस हैं। वहां पे बीजेपी का कोई भी फुटहोल्ड है नहीं, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां पे बीजेपी पावर में आ भी नहीं सकती है। तो इसी कारण से उनकी विजिट कैंसिल कर दी गई। दूसरी बात जो कांग्रेस कहती है कि वो इसलिए नहीं जा रहे कि बगल की स्टेट मणिपुर में वो गए नहीं थे जब झगड़े हो रहे, वो किसी हद तक सही है, क्योंकि जहां वो जा रहे हैं वहां से मणिपुर बॉर्डर बिल्कुल पास में है, और वो जगह भी ज्यादातर कुकीज का वो एरिया है, वो हिल एरिया है,
और वो क्रिश्चियनिटी वहां भी मेजॉरिटी पर है। तो ये भी बात सही है कि ये देखते हुए कि यहाँ पे ये ठीक नहीं रहेगा, इनकी विजिट कैंसिल कर दी गई। और अंत में मिजोरम में पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस लास्ट 3 इलेक्शन में देख लीजिए। बीजेपी ने 2008 में 9 जगह से कंटेस्ट किया था, एक भी सीट नहीं आई। 9 की 9 जगह से उनकी जमानत जब्त की गई। 2013 में फिर से 17 जगह से कंटेस्ट किया, वहां पे भी 17 जगह पर उनकी जमानत जब्त की गई। और 2018 में 39 जगह से कंटेस्ट किया, एक सीट जीती थी, 33 जगह जमानत जब्त हुई थी। कांग्रेस 40 जगह 2008 में लड़ी थी, 32 सीट आई थी। 2013 में 40 से लड़ी, 34 सीट आई। और 2018 में 40 जगह से लड़ी और 4 सीट आई। एमएनएफ जो इस समय वहां पर पावर में है, 39 जगह से लड़ी थी 2008 में, 3 सीट्स आई। 2013 में 31 जगह से लड़ी, 5 सीट्स आई। और 2018 में 40 जगह से लड़ी, 27 सीट्स आई। वैसे मिजोरम में हमेशा से कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ के बीच में ही पावर शेयर होती गई है। 1987 में लालडेंगा वहां के मुख्यमंत्री बने थे, ये एमएनएफ से थे। और उसके बाद 2 बार लाल थनहावला वो कांग्रेस से बने थे। तो अगर आप ये देखेंगे पिक्चर, तो यहाँ पे कांग्रेस और एमएनएफ के बीच में एक फ्लिप फ्लॉप होता रहता है। लालडेंगा की मृत्यु के बाद जोरमथांगा ने वहां के एमएनएफ की कमान संभाली और वो आज वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन फिलहाल लाल थनहावला वो रिटायर कर गए हैं, वो 81 वर्षीय हैं। और जोरमथांगा जरूर 79 ईयर्स के हैं, फिर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से अब वहां पे लाल सौता 77 ईयर ओल्ड, उन्होंने कमान संभाली हुई है और वो इलेक्शन को स्पीयर हेड कर रहे हैं। तो मिजोरम में फाइट कांग्रेस और एमएनएफ के बीच में ही रहेगी। कौन सी पार्टी जीतेगी ये समय बताएगा। ओपिनियन पोल्स कुछ भी बोल रहे हैं, कोई बोलता है एमएनएफ जीतेगा, कोई बोलता है कांग्रेस जीतेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। जरूर लिखिएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।